आज हम कोई 20 साल वक्त में पीछे जा रहे हैं। खलाई तहकीक का एक ऐसा बाब खोलने जिसने एक पूरे सैयारे के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। आज हम नासा के एक बहुत ही दिलचस्प आर्टिकल 20 इयर्स आफ्टर लैंडिंग हाउ नासास ट्विन रोवर्स चेंज्ड मार्स साइंस की गहराई में उतरेंगे। जी, और बात करेंगे नासा के जुड़वर रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी की। एक ऐसा मिशन जो सिर्फ 90 दिन के लिए था, लेकिन उसकी कहानी वो तो सालों पर फैल गई। और इस कहानी ने मरीख यानी हमारे लाल पड़ोसी के बारे में कुछ ऐसे राज खोले जिनका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। और ये सिर्फ साइंस की कहानी नहीं है ना? ये इंसानी जिद, जहानत और थोड़ी सी किस्मत की भी। ये समझने की कहानी है कि गोल्फ कार्ट के साइज के 2 रोबोट्स ने सिर्फ एक सैयारे की तारीख ही नहीं बदली, बल्कि खलाई तहकीक का पूरा मुस्तकबिल ही बदल के रख दिया। बिल्कुल। ये एक बहुत बड़ा जुआ था और इसके नतीजे हमारी तमाम उम्मीदों से कई ज्यादा निकले। बहुत बड़ा जुआ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलें इस कहानी के आगाज में चलते हैं। जनवरी 2004। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी 3 हफ्तों के फर्क से मरीख के 2 बिल्कुल अलग अलग इलाकों में उतरे। और इनकी लैंडिंग कोई आम लैंडिंग नहीं थी, वो तो किसी एक्शन फिल्म के क्लाइमैक्स जैसी थी। हाँ बिल्कुल। आजकल तो इसे 7 मिनट का खौफ कहते हैं, यानी जब खलाई जहाज मरीख के माहौल में दाखिल होता है और जमीन से राब्ता टूट जाता है। इस वक्त तो टीम को कुछ नहीं पता होता कि क्या हो रहा है। इन रोवर्स के लिए ये और भी ड्रामेटिक था। एक हिट शील्ड, फिर पैराशूट और आखिर में वो एयर बैग्स के एक बहुत बड़े गुच्छे में बंद होकर सतह की तरफ गिरे। और जब वो सतह से टकराए तो रुके नहीं, बल्कि किसी गेंद की तरह उछलते चले गए। मुझे याद है, मैंने उसकी एनिमेशन देखी थी। वो तकरीबन 30 बार उछले, कई 100 मीटर तक कलाबाजियां खाते हुए फिर कहीं जाकर रुके। ये सोचना भी अजीब है कि इतने नाजुक साइंसी आलात इस तरह की लैंडिंग को झेल गए, है ना? ये एक बहुत ही गैर रिवायती और खतरनाक तरीका था, लेकिन ये काम कर गया। और जैसे ही वो रुके, मिशन का असल मकसद शुरू हो गया। और मकसद बहुत वाज़ेह था। मरीख पर इस बात के ठोस सबूत तलाश करना कि वहां अरबों साल पहले कभी पानी बहता था। सही। इस वक्त तक साइंसदानों के पास सिर्फ मदार से ली गई तस्वीरें थी। उनमें नदियों और झीलों के सूखे हुए निशान तो नजर आते थे, लेकिन वो सिर्फ निशान थे, कोई जमीनी सबूत नहीं था। मतलब किसी ने वहां खड़े होकर किसी पत्थर को देखकर ये नहीं कहा था कि हाँ, ये पानी में बना है। बिल्कुल। उन्हें अपना एक जियोलॉजिस्ट वहां भेजना था, और वो जियोलॉजिस्ट थे ये 2 रोबोट्स। तो जब ये रोवर्स उतरे, क्या इन्हें फौरन ही कुछ मिल गया या उन्हें कुछ वक्त लगा? यही तो इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अपॉर्चुनिटी, जिसे साइंसदान बाद में लकी रोवर भी कहते थे, उसने तो उतरते ही जैकपॉट मार लिया। अच्छा, कैसे? वो जिस जगह उतरा वो एक छोटा सा गड्ढा था और उसके सामने ही एक चट्टान की तह मौजूद थी। और उस तह में उसे कुछ ऐसी चीजें मिली जिन्हें साइंसदानों ने प्यार से ब्लूबेरीज का नाम दिया। ब्लूबेरीज? ये तो किसी फल जैसा नाम है। ये थी क्या असल में? ये कोई फल नहीं थी, बल्कि मादनी हेमेटाइट से बनी छोटी छोटी गोल कंकरियां थीं। ओके। जमीन पर हेमेटाइट आमतौर पर पानी की मौजूदगी में ही बनता है, लेकिन उनकी वो गोल शक्ल, वो इस बात का सबूत थी कि ये कंकरियां पानी में डूबी हुई चट्टानों के अंदर बनी थी, और फिर वक्त के साथ जब चट्टान घुल गई तो ये बाहर बिखर गई। वाह, तो ये था वो पहला बराह रास्त सबूत। ये मरीख की सतह पर माया पानी के वजूद का पहला बराह रास्त ठोस सबूत था। इस एक दरियाफ्त ने साइंस की किताबों में मरीख का बाब हमेशा के लिए बदल दिया। यानी मिशन शुरू होते ही कामयाब। 90 दिन के मिशन का सबसे बड़ा मकसद तो पहले चंद दिनों में ही पूरा हो गया। लेकिन स्पिरिट की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी ना? हाँ, स्पिरिट को साइंसदान अक्सर मुश्किल बच्चा कहते थे। उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। वो जहां उतरा वो आतिशफशानी चट्टानों से भरा मैदान था। तो उसे पानी के सबूत ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी। बहुत ज्यादा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी दरियाफ्त कई साल बाद हुई, और वो भी एक हादसे की वजह से। वही जब उसका एक पहिया खराब हो गया था। बिल्कुल। 2007 में स्पिरिट का दायां अगला पहिया जाम हो गया और उसने काम करना छोड़ दिया। तो टीम ने क्या किया? अब एक ही रास्ता था, रोवर को उल्टा चलाना और उस खराब पहिए को अपने पीछे घसीटना। और यही वो हादसा था जिसने एक बड़ी दरियाफ्त को जन्म दिया। अच्छा। जब वो पहिया जमीन पर घस रहा था तो उसने सतह की ऊपरी सुर्ख मिट्टी की तह को खर्च दिया, जैसे कोई हल जमीन को खोदता है। और नीचे से तकरीबन 90% खालिस सिलिका की एक चमकदार सफेद तह नमूदार हो गई। वाह, और ये इतना अहम क्यों था? मतलब सिलिका? क्योंकि जमीन पर खालिस सिलिका आमतौर पर गर्म चश्मों या आतिशफशानी वेंट्स में पाया जाता है, जहां गर्म तेजाबी पानी चट्टानों से गुजरता है। ओह, तो इसका मतलब ये था कि स्पिरिट ने इत्तेफाकन अरबों साल पुराने गर्म चश्मों के निशानात दरियाफ्त कर लिए थे। बिल्कुल। ये सिर्फ पानी का सबूत नहीं था, ये एक ऐसे माहौल का सबूत था जो जिंदगी के लिए बेहतरीन हो सकता था, जहां तवानाई हो, पानी हो और मादनियात हो। इस एक खराबी ने मिशन को एक नई ही सिमत दे दी। ये तो कमाल है। यानी एक इंजीनियरिंग का मसला एक बहुत बड़ी साइंसी कामयाबी बन गया। और यही चीज इस मिशन को इतना खास बनाती है। ये सिर्फ दरियाफ्तों की कहानी नहीं, बल्कि मुश्किलात पर काबू पाने की भी है। और इन रोवर्स ने सबसे बड़ी मुश्किल पर काबू पाया, वक्त। हाँ, जैसा कि हमने शुरू में कहा, ये सिर्फ 90 मरीखी दिनों के मिशन के लिए बनाए गए थे। इंजीनियर्स का ख्याल था कि चंद महीनों में मरीख की धूल उनके सोलर पैनल्स को ढांप लेगी, उनकी बैटरियां खत्म हो जाएंगी और मिशन तमाम हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मरीख ने खुद ही उनकी मदद की। जी, बिल्कुल गैर मुतवक्के तौर पर मरीख पर चलने वाली हवाएं वक्तन फवक्तन उनके सोलर पैनल से धूल साफ करती रहीं। टीम ने उन्हें क्लीनिंग इवेंट्स का नाम दिया। ये तो ऐसे था जैसे कोई हर चंद महीनों बाद जाकर उनके पैनल्स पर झाड़ू लगा देता हो। बिल्कुल। इसी वजह से वो रिचार्ज होते रहे और सालों तक काम करते रहे।
स्पिरिट ने 2010 तक यानी 6 साल से ज्यादा काम किया, जब तक वो रेत में बुरी तरह फंस नहीं गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी, वो तो एक अलग ही लीग में था, वो तो एक लेजेंड बन गया। अपॉर्चुनिटी तकरीबन 15 साल तक चलता रहा। 15 साल, एक 90 दिन का मिशन। नाकाबिले यकीन। उसने 2018 तक काम किया, जब तक कि एक सैयारा गिर धूल के तूफान ने आखिरकार उसे खामोश नहीं कर दिया। ओह, वो बड़ा तूफान जिसने पूरे सैयारे को अंधेरे में डुबो दिया था। जी, वो अपने सोलर पैनल्स को रिचार्ज ही नहीं कर सका, लेकिन उन 15 सालों में उसने एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उसने मरीख की सतह पर एक मैराथन से ज्यादा का फासला तय किया, तकरीबन 45 किलोमीटर। किसी दूसरे सैयारे पर चलाई गई सबसे लंबी मसाफत, एक रोबोटिक मैराथन रनर। जबरदस्त। और इस मिशन के साबिक प्रोजेक्ट मैनेजर जॉन कीलस ने इसे एक पैराडाइम शिफ्ट कहा, यानी एक ऐसी बुनियादी तब्दीली जिसने सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं था, इसने नासा की सोच ही बदल दी। बिल्कुल, पहले वो सोचते थे कि ये मशीन कितने दिन चलेगी, उसके बाद सोच ये बन गई कि इस मशीन से हम क्या क्या नामुमकिन काम करवा सकते हैं। ये एहतियात से खोज की तरफ बढ़ने का एक बहुत बड़ा कदम था। ये बात बहुत अहम है, यानी ये मिशन सिर्फ एक साइंसी मिशन नहीं रहा, बल्कि एक इंजीनियरिंग का मौजज़ा भी बन गया। और इस तवील अरसे का सबसे बड़ा फायदा ये था कि साइंसदानों को मरीख के मुतनव्वे इलाकों का जायजा लेने का मौका मिला। वो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे तक गए और मुख्तलिफ किस्म की चट्टानों और माहौल का मुताला किया। जी, इस लंबे सफर ने साबित किया कि मरीख पर न सिर्फ पानी था, बल्कि वहाँ मुख्तलिफ किस्म के आबी माहौल थे। कहीं ताज़ा पानी की झीलें, कहीं वो गर्म चश्मे और कहीं तेजाबी और नमकीन तालाब। यानी मरीख की तारीख जितनी हम सोचते थे, उससे कहीं ज्यादा पेचीदा और दिलचस्प थी। बहुत ज्यादा। तो ये 15 साल की नाकाबिले यकीन कारकर्दगी और इतनी सारी दरियाफ्तें, इनकी असल मिराज क्या है? मतलब इसने मुस्तकबिल के लिए क्या राह हमवार की? उनका असर बहुत गहरा और लंबे अरसे तक रहने वाला है। साइंसी तौर पर इनकी दरियाफ्तों ने नासा को ये एतमाद दिया कि वो मरीख पर मजीद बड़े, महंगे और पेचीदा मिशन भेजें। क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया था कि मरीख पर तहकीक करने के लिए बहुत कुछ है। सही। और इसी बुनियाद पर फिर क्यूरियोसिटी जैसे बड़े रोवर्स की मंजूरी दी गई। 2012 में क्यूरियोसिटी उतरा, जो एक छोटी कार के साइज का है। और उसका सवाल था, क्या मरीख पर कभी जिंदगी के लिए जरूरी कीमियाई अज्जा मौजूद थे? और इसने उसका जवाब हाँ में दिया। और फिर 2021 में परसिव्योरेंस रोवर पहुंचा, जो इससे भी ज्यादा जदीद है। वो अब मरीख से चट्टानों के ऐसे नमूने इकट्ठे कर रहा है जिन्हें मुस्तकबिल के एक मिशन के जरिए जमीन पर वापस लाया जाएगा। ये सब कुछ स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी के बगैर मुमकिन नहीं था, क्योंकि उन्होंने ही हमें बताया था कि ऐसे नमूने कहाँ तलाश करने हैं। लेकिन उनकी मेराज सिर्फ साइंसी नहीं, टेक्निकी भी है ना? बिल्कुल। इस मिशन के दौरान इंजीनियर्स ने सतह की खोज के नए तरीके बनाए। मिसाल के तौर पर उन्होंने 3D चश्मे इस्तेमाल करना शुरू किए, ताकि वो रोवर के नुक्ता नजर से मरीखी माहौल को देख सके, ताकि वो ज्यादा महफूज और लंबे सफर की मंसूबाबंदी कर सकें। जी। और वक्त के साथ साथ साइंसदानों की पूरी टीम वर्चुअल फील्ड जियोलॉजिस्ट बन गई। वो रोबोट की आंखों से देखकर बेहतर फैसले करने लगे कि कौन सी चट्टान दिलचस्प है और किसका मुतालिया करना चाहिए। ये एक बिल्कुल नया हुनर था जो इस मिशन के दौरान ही परवान चढ़ा। और फिर इस मिशन का एक इंसानी पहलू भी है। मुझे नासा के आर्टिकल में एबिगेल फ्रीमैन की कहानी बहुत मुतासिरकुन लगी। हाँ, वो सिर्फ एक हाई स्कूल की तालिबा थी जब अपॉर्चुनिटी मरीख पर उतर रहा था, और उन्हें उस रात नासा की जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी यानी JPL में मदऊ किया गया था। जी, कैलिफोर्निया में। उन्होंने अपनी आंखों से वो जोश, वो तनाव और फिर वो खुशी देखी जब कंट्रोल रूम में अपॉर्चुनिटी का पहला सिग्नल आया और सबने जश्न मनाना शुरू कर दिया। और इस एक रात ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। बिल्कुल। इस तजुर्बे ने उन्हें इतना मुतासिर किया कि उन्होंने मरीख की आर्जियात में अपना कैरियर बनाने का फैसला किया। आज वही एबिगेल फ्रीमैन क्यूरियोसिटी रोवर की डिप्यूटी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट हैं। क्या बात है। ये इस मिशन की असल ताकत को जाहिर करता है। ये सिर्फ मशीनें नहीं थी, इनके पीछे हजारों इंसानों का जज्बा, लगन और ख्वाब थे। और ये ताल्लुक बहुत गहरा था। मुझे याद है, टीम हर मरीखी सुबह रोवर्स को जगाने के लिए एक गाना बजाती थी, जैसे वो उनके खानदान का हिस्सा हो। वो बिल्कुल खानदान का हिस्सा थे। और इसीलिए जब अपॉर्चुनिटी का मिशन खत्म हुआ तो वो एक बहुत ही जज्बाती लम्हा था। 2018 के तूफान के बाद टीम ने महीनों तक उससे राब्ता करने की कोशिश की। उन्होंने सैकड़ों कमांड्स भेजी। आखिर में फरवरी 2019 में उन्होंने एक आखिरी कमांड भेजी, जिसके साथ उन्होंने बिली हॉलिडे का गाना आई विल बी सीइंग यू बजाया। ओह। जब कोई जवाब नहीं आया तो उन्होंने मिशन को बाज़ाब्ता तौर पर खत्म करने का ऐलान कर दिया। उस दिन JPL में बहुत से लोगों की आंखों में आंसू थे। ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक रोबोट के लिए इतना गहरा इंसानी जज्बा। तो अगर हम इस सब का खुलासा करें, एक 90 रोजा मिशन जो 15 साल तारीखी सफर बन गया, जिसने हतमी तौर पर साबित किया कि मरीख कभी एक गेला सैयारा था, और जिसने आज और मुस्तकबिल के तमाम मरीखी मिशंस की बुनियाद रखी। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने हमें दिखाया कि रोबोटिक खोज सिर्फ डेटा जमा करना नहीं, बल्कि ये इंसानी तजस्सुस की एक तौसी है। बिल्कुल। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर छोड़ जाता है। स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी उन पहले जासूसों की तरह थे जिन्होंने एक नई दुनिया का नक्शा बनाया। उन्होंने उस बुनियादी सवाल का जवाब दिया, क्या मरीख पर पानी था? और जवाब एक गूंजदार हाँ था। न सिर्फ पानी था, बल्कि मुख्तलिफ किस्म का पानी था, मुख्तलिफ माहौल में। उन्होंने मुस्तकबिल के मिशंस के लिए एक खजाने का नक्शा तैयार कर दिया। यही बात है। अब इनकी मिरास पर कायम परसिवियरेंस जैसे जदीद रोवर्स अगला और शायद इंसानी तारीख का सबसे बड़ा सवाल पूछ रहे हैं, क्या वहां जिंदगी थी? स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने हमें वो जगह दिखाई जहां जिंदगी हो सकती थी, जैसे वो कदीम गर्म चश्मे। अब परसिवियरेंस उन जैसी जगहों से नमूने इकट्ठा कर रहा है।
तो सोचने की बात यह है कि जब वो नमूने जमीन पर वापस आएंगे और अगर उनमें जिंदगी के सबूत मिल जाते हैं, चाहे वो अरबों साल पुराने जरासीम ही क्यों ना हो, तो ये इंसानियत के लिए क्या मानी रखेगा? ये कायनात में हमारे मकाम के बारे में हमारी समझ को कैसे बदलेगा? स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी ने हमें इस सवाल के दहाने पर ला खड़ा किया है।